प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की भौगोलिक परिचय को देखेंगे, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन देखेंगे। भारत के जो भौगोलिक परिचय है वहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम बातें करेंगे। ये आपके सामने भारत का मानचित्र है, इंडिया का मानचित्र है। इस मानचित्र में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप खोजते रह जाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप ढूंढते हैं। तो उसको आप एक बार माइंड में बैठा लें, कौन कहाँ पे है, तो तमाम प्रश्नों का हल हो जाता है। प्रश्नों का हल हो जाता है। इन सभी प्रश्नों के विश्लेषण पर आज हम चर्चा करेंगे। इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम बातें कर लें, पूरे विश्व के मानचित्र में देखा जाए तो भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है, किस गोलार्ध का भाग है। तो यहाँ पर देखा जाए भारत देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है और अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। अर्थात जो ये पोजीशन है यहीं पे भारत है। अर्थात अक्षांशीय और देशांतरी दृष्टि से देखा जाए तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। अगर हम मानचित्र में देखें तो एशिया के ये दक्षिणी भाग में स्थित है, इसीलिए इसे दक्षिण एशिया का भाग माना जाता है, दक्षिण एशिया का भाग माना जाता है। वहीं पर हम बातें कर लें, तो यह एक तरह से भारत की जो क्लाइमेट है वो उष्ण भी है और उपोष्ण भी है, क्योंकि यहाँ से भारत से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उत्तरी भारत हो जाता है और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी भारत हो जाता है। यहाँ पे देखें, ये कर्क रेखा अगर आप ग्लोब पर देखेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये भारत के देखें तो 8 राज्यों से होके गुजरती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है। तो भारत के ये 8 राज्यों से होके गुजरती है। यहाँ पर आप देखें तो ये है गुजरात से शुरू होती है, सऊदी अरब से सीधे गुजरात आती है। गुजरात के बाद देखें ये है राजस्थान है और इस राजस्थान में जाती है। राजस्थान के बाद देखें ये है मध्य प्रदेश के बाद है ये छत्तीसगढ़ के बाद ये है झारखंड के बाद है ये पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश चली जाती है और बांग्लादेश जाने के पश्चात फिर त्रिपुरा में प्रवेश करती है, त्रिपुरा के बाद मिजोरम में प्रवेश करती है और उसके बाद ये म्यांमार चली जाती है। अर्थात 8 राज्यों से होके कर्क रेखा भारत में गुजरती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होके कर्क रेखा गुजरती है, किस राज्य से होके कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें हमने एक लाइन में बातें किया कि कौन कौन से राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा का जो उत्तरी हिस्सा है वह नॉर्थ इंडिया है और ये दक्षिणी हिस्सा साउथ इंडिया है। एक विभाजक रेखा है ये। साथ ही साथ जो उत्तरी भारत है कर्क रेखा के ऊपर, वहाँ पे लगभग हर तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं, हर तरह के क्लाइमेट चेंज, मौसमी परिवर्तन देखे जाते हैं। शरद ऋतु भी आता है, ग्रीष्म ऋतु भी आता है, बरसात ऋतु भी आता है। लगभग हर चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है और तापांतर भी बहुत अधिक होता है। कभी 47 डिग्री, आज देखें हर जगहों पे 47 डिग्री टेम्परेचर पहुँचने की स्थिति बन गई है। कई जगह पे रेड कॉर्नर घोषित कर दिया गया है, सीधे रेड अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर आप देखें तो जो ये दक्षिण भारत का हिस्सा है जो
एक तो समुद्रकारी जलवायु रहती है और दूसरा वहाँ पे वह भूमध्य रेखा के नीचे अधिक होने के कारण वहाँ पे टेम्परेचर एक समान प्रतीत होता है। समुद्रकारी जलवायु के कारण वहाँ पे मैक्सिमम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 28 के आसपास सालों भर होता है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे भूमध्य रेखा के करीब पहुँचते जाएंगे, इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पर एक तरह से हमेशा गर्मी की स्थिति बनी रहती है। इसलिए नीचे वाला हिस्सा इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ऊपर वाला हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय के नाम से पुकारा जाता है। नीचे ट्रॉपिकल रीजन, जबकि ऊपर वाला हिस्सा सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम बातें कर ले तो ये विषुवत रेखा है जो ग्लोब को बांट रही है दो भागों में, और विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ सालों भर यहाँ पे गर्मी की स्थिति बनी रहती है। 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ यहाँ पे सालों भर एक समान तापमान बना रहता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे विषुवत रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है, सीधे चमकता है, जिसके कारण दिन और रात की घटनाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पे हम बातें कर ले, इस कर्क रेखा से एक सवाल और भी पूछा जाता है। एक सवाल और भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा के नज़दीक स्थित शहर कौन कौन से हैं। ये लाइन आप देखेंगे, आप मैप अगर खोल के बैठे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कर्क रेखा जा रही है, उसे आप अंडरलाइन कर लें, एक हाइलाइटर रखें, हमेशा एक मैप लेके बैठें पढ़ते वक्त। और भूगोल को तो बिना मैप से पढ़ा नहीं जा सकता है, और उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे डॉट 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 करके एक बनाया गया है, कर्क रेखा बनाया गया है। उसी कर्क रेखा को ध्यान से देखें और उससे कर्क रेखा को आप अंडरलाइन कर लें। जब आप अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किन किन स्टेटों से होकर गुजरता है और इसके करीब कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से जगह हैं। आप देखेंगे तो सबसे पहले बात कर ले करीबी में, यहाँ पे रांची है। रांची को ध्यान से देखें, कर्क रेखा जो झारखंड की राजधानी है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। उसके बाद देखें गुजरात है, गुजरात का गांधीनगर देखें कर्क रेखा के नज़दीक है। उसके बाद आप देखें इधर आप देख सकते हैं उज्जैन भोपाल कर्क रेखा के नज़दीक है मध्य प्रदेश में। और पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में आपका कौन सा नज़दीक हो सकता है, पुरुलिया नज़दीक हो सकता है। उसके बाद देखें त्रिपुरा, मिजोरम ये है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल करीब है। और उसके बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला करीब है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित राज्यों के राजधानियों में कौन सी राजधानी सबसे करीब है, कौन सी राजधानी सबसे करीब है, ये पूछ दिया जाता है सवाल। तो उसमें आप देखेंगे रांची, कभी कभी रांची को गायब कर देता है, भोपाल दे देता है, आइजोल दे देता है, अगरतला दे देता है, और फिर से आपका बिलासपुर दे देता है। तो उसमें आपको ध्यान से देखना है कि कौन नज़दीक होगा। तो इस समय आपका सबसे जो नज़दीक होगा आइजोल होगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपी कमीशन में तो बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखें 2 एंगल से सवाल, 3 एंगल से सवाल पूछे जाते हैं कि कौन कहाँ पे स्थित है, कौन सा करीब है, किन किन स्टेटों से होके कर्क रेखा गुजरती है। तो हमने बात किया 8 स्टेटों से होके गुजरती है पश्चिम से पूरब के तरफ। अब राज्यों का क्रम भी देख सकते हैं, कौन कौन से पश्चिम से पूरब की ओर राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पश्चिम में देखें गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद देखें मध्य प्रदेश के बाद देखें छत्तीसगढ़ के बाद देखें झारखंड के बाद देखें पश्चिम बंगाल के बाद देखें त्रिपुरा के बाद देखें मिजोरम। सबसे पूरब में मिजोरम हो गया, सबसे पश्चिम में गुजरात हो गया। तो ये आपका एक मल्टी डायमेंशन व्यू है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे भूगोल पढ़ना चाहिए। आगे हम देखें, ये जितने भी इस तरह की रेखाएं आपको मानचित्र में दिखाई देंगी,
वो सभी अक्षांश रेखाएं होंगी, सभी अक्षांश रेखाएं होंगी। और जितनी भी ऊपर से रेखाएं खींची गई ये सभी देशांतर रेखाएं होंगी, सभी देशांतर रेखाएं होंगी। एक देखिए इस मानचित्र पर एक काली पट्टी दिखाई दे रही है, बिल्कुल एक रेखा स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। इस देशांतर रेखा की सबसे बड़ी खासियत है कि यही भारत का टाइम जोन है, यही भारत का मानक समय रेखा है। कई बार पूछ दिया जाता है कि मानक समय रेखा भारत का कौन सा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को देखें तो 82 और 84 के बीच में हमने माना है, थोड़ा सा हमने इधर माना है। तो यहाँ पे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। कई बार पूछ दिया जाता है भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है, इस भारतीय मानक समय रेखा पर कौन कौन से शहर स्थित हैं, कौन नज़दीक शहर स्थित हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। तो उस पर भी हम बातें करेंगे। यहाँ पर देखें तो ये उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले देखें उत्तर प्रदेश में नैनी प्रयागराज से होके कर्क रेखा गुजरती है। सॉरी, ये भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। बहुत लोग कर्क रेखा को ही मान लेते हैं कि इलाहाबाद में गर्मी इसलिए पड़ती है, कर्क रेखा यहीं से गुजरती है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय मानक समय रेखा यहाँ से गुजरती है और प्रयागराज नैनी से होते हुए ये भारतीय मानक समय रेखा सीधे पहुँच जाती है और ये मध्य प्रदेश में सीधी होते हुए छत्तीसगढ़ चली जाती है। छत्तीसगढ़ के बाद देखें तो ये है आपका उड़ीसा का इलाका, उड़ीसा चली जाती है और उड़ीसा के बाद देखें ये है आंध्र प्रदेश। अर्थात 5 राज्यों से होके भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होके गुजरती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है 88 और इसी 88 के बाद है 89 होगा। भारत अपना दूसरा टाइम जोन इसको बनाना चाहता है। दूसरा टाइम जोन अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो ये 89 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो यहाँ पे आएगा और ये बिल्कुल इधर है असम में और पश्चिम बंगाल का सीमा, साथ ही साथ ये बांग्लादेश के सीमा होते हुए निकल जाएगा। और ये जो 89 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत का दूसरा टाइम जोन होने वाला है। सरकार ने मान्यता प्रदान कर दिया है, इसलिए क्योंकि ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन राज्यों और गुजरात के राज्यों के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी अधिक है। और दूरी अधिक होने के कारण यहाँ पर देखा जाए तो सूर्योदय पहले हो जाता है और सूर्यास्त भी पहले होता है। यहाँ पे सूर्योदय सबसे बाद में होता है और सूर्यास्त भी सबसे बाद में होता है। यहाँ और यहाँ के टाइम जोन में 2 घंटे का अंतर है। कई बार पूछ दिया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो टाइम जोन है उससे टाइम में कितना का अंतर हो जाता है। 2 घंटे का अंतर हो जाता है। 2 घंटे का अंतर हो जाता है, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश वाले को 10 बजे ऑफिस जाने के लिए काफ़ी एक तरह से इंतज़ार करना पड़ता है। और जब वो ऑफिस से घर आता है तो घर आने के बाद उसे काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए यहाँ पे दूसरे टाइम जोन की आवश्यकता है। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका में 12 टाइम जोन है, रूस में भी कई 12 टाइम जोन है। तो ऐसे कंडीशन में टाइम जोन की मांग चल रही थी और भारत का दूसरा टाइम जोन 89 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जा रहा है। अब यहाँ पे हम बातें करें तो इस जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, उस रेखा के करीब कौन कौन से शहर हैं
आप ध्यान से देखेंगे प्रयागराज नैनी, नैनी से गुजर रही है, सबसे करीब है। लेकिन कभी कभी नैनी ऑप्शन में नहीं रहता है, उसमें देखें इधर आपका दिखाई देगा मिर्ज़ापुर भी करीब है, फैज़ाबाद भी करीब दिखाई दे रहा है, अयोध्या, फैज़ाबाद। उसके बाद आप देखें इधर बिलासपुर दिखाई दे रहा है, बिलासपुर के बाद आप देखेंगे तो इधर कोरापुट दिखाई दे रहा है। अब यहीं से पूछ दिया जाता है सबसे करीब कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में देखना है कि सबसे करीब नैनी है। अगर नैनी नहीं है ऑप्शन में तो फिर आप बिलासपुर को देखेंगे, बिलासपुर सबसे करीब हो जाएगा। बिलासपुर के बाद मिर्ज़ापुर आता है, मिर्ज़ापुर के बाद फिर अयोध्या आता है, देशांतर रेखा के सबसे करीब। अब हम दूसरे पॉइंट पे बातें कर लें तो भारतीय मानक समय रेखा लंदन के समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि आप ग्रीन मीन टाइम जो ग्लोब है उस ग्लोब के बीचों बीच से जो देशांतर रेखा खींची गई है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से खींची गई है, जिसके कारण इसे GMT भी कहा जाता है। और इस GMT की सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे वैसे इसमें मिनटों में बढ़ोतरी होती जाएगी, जैसे आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो उसमें घटोतरी होती जाएगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी देशांतर रेखा इधर खींचे गए हैं, इधर 180 देशांतर रेखा, इधर 180 देशांतर रेखा, यानी कि पूरब में 180, इधर 180, 360 देशांतर रेखाएं पूरे ग्लोब पे खींची गई है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है पूरब की ओर प्रत्येक देशांतर रेखा पर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं पूरब की ओर 4-4 मिनट की बढ़ोतरी होती जाती है, 4-4 मिनट की बढ़ोतरी होती जाती है। तो स्वाभाविक है कि अगर हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और इस समय 4-4 मिनट की बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 0 है और 0 से 82 का जब हम अंतर निकालेंगे तो 82.5 आया, और इस 82.5 में अगर हम 4 मिनट से गुणा कर दें तो यह कितना हो जाएगा, आप देखेंगे यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। अर्थात भारतीय मानक समय से जो हमारी टाइम है वो 5.5 घंटा प्लस है। इसीलिए हमेशा आप देखते होंगे 5.5 घंटा प्लस हमारा टाइम लंदन से होता है, पश्चिमी देशों से होता है। तो हमने बातें किया कि इसमें देखें नैनी नहीं है तो यहाँ पे बिलासपुर को दिखा ले, बिलासपुर सबसे करीब होता है, उसके बाद मिर्ज़ापुर करीब है, उसके बाद अयोध्या करीब है। आप मैप में देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको स्पष्ट होता हुआ दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम बातें कर लेते हैं, यहाँ पे बातें कर लेते हैं एक क्वेश्चन और जो मध्य प्रदेश PCS में भी पूछा, यूपी कमीशन में भी पूछा जा चुका है, और ये पूछता है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एक दूसरे को किस स्टेट में काटते हैं, किस राज्य में काटते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे 82.5 डिग्री और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, छत्तीसगढ़ में काट रहे हैं। एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे, ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटेंगे। लेकिन वहीं पे पूछ दे, एक बार पूछा भी जा चुका है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, तो उसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये एक तरह से हमने इस कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा है इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों पे हम बातें की। ये भारत काफ़ी विशाल देखने में लगता है, इसी कारण इसे उप महाद्वीप के नाम से पुकारा जाता है।
उपमहाद्वीप के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर हम बातें कर लें, यहाँ पे हम बातें कर लें कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है, पश्चिमी बिंदु कौन सी है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है। यहाँ से प्रश्न को देख लें तो यहाँ पर देखें भारत का सबसे पूर्वी जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। आप यहाँ पे देखेंगे ये है बंगाल की खाड़ी, और इसी बंगाल की खाड़ी में देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में स्थित है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट 2004 के सुनामी में जल समाधि ले चुका है, लेकिन भारत फिर भी इसे सबसे दक्षिणी बिंदु मानता है। आने वाले समय में कहीं विवाद न उत्पन्न हो जाए, इसीलिए भारत इसे सबसे दक्षिणी बिंदु मानता है। और कई बार पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट किस निकोबार में है, तो यहाँ पे देखेंगे बड़ा निकोबार है, और उसी बड़ा निकोबार का ही हिस्सा है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर ले, सबसे भारत की उत्तरी बिंदु कौन सी है, तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु को देखेंगे तो ये है आपका इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो कहाँ पे स्थित है, J&K में है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। एक बार बिहार APO में पूछा जा चुका है कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, तो इसका एक लाइन में आंसर जाता है इंदिरा कोल है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये गुजरात में है, कच्छ के खाड़ी के पास है, कच्छ के रण के पास है, और ये है जिसे गौरमोता कहा जाता है। इसे गौरमोता के नाम से पुकारा जाता है, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो है ये किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहला सूर्योदय कहाँ पे होगा, भारत में सबसे पहला सूर्योदय कहाँ पे होगा, जहाँ पे जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पूरब से ही सूरज निकलता है, तो स्वाभाविक है कि किबुथु में ही पहला सूरज निकलेगा। सूरज की पहली किरण कहाँ पे आएगी, किबुथु में आएगी, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, किबुथु होगा। किबुथु होगा, और वहीं किबुथु में ही पहला सूर्योदय होता है, पहला सूर्योदय देखा जाता है। अब यहाँ पर देखें एक सवाल है, और उस सवाल है कि भारत आकार में कैसा दिखता है। भारत आकार में एक चतुष्कोणीय संरचना में दिखता है। एक के भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, यानी कि एक तरह से चतुष्कोणीय संरचना है। कई बार पूछ दिया जाता है कि भारत का संरचना देखने में कैसा लगता है, चतुष्कोणीय है। अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व का देखा जाए तो ये 7वां बड़ा देश है। विश्व का देखा जाए तो 7वां बड़ा देश है। थोड़ा सा हम बातें कर लें, ये देखिए गुजरात है, और यहीं से भारत की समुद्री सीमा शुरू होती है। अब ये समुद्री सीमा शुरू होती है, और कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के समुद्र से लगते हैं, इनकी तटवर्ती सीमा बनती है। तो ये राज्य होता है, कभी कभी केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य दोनों पूछ देता है, तो हम दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखें भारत हिंद महासागर में अंदर प्रवेश किया है, और हिंद महासागर में प्रवेश करने के कारण हिंद महासागर के जल को भारत 2 भागों में बांट देता है, और 3 तरफ से घिरा हुआ प्रतीत होता है। जो पश्चिम के तरफ है ये है अरब सागर, अरबियन सी है। इधर के तरफ देखें तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी। नीचे की तरफ देखें तो हिंद महासागर है, जिसे भारतीय महासागर कहा जाता है, इंडियन ओशन के नाम से पुकारा जाता है। अब यहाँ पर देखें तो इन 3 तरफ से घिरे होने के कारण भारत की जो संरचना है वो एक प्रायद्वीपीय संरचना बन जाती है। भारत की जो संरचना है वो एक प्रायद्वीपीय संरचना बन जाती है। दूसरी पॉइंट पे हम बातें कर ले तो यहाँ पे देखें इससे कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। ये है गुजरात, गुजरात के बाद देखें तो ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद देखें ये है गोवा, गोवा के बाद देखें ये कर्नाटक, कर्नाटक के बाद देखें केरल, यानी कि पूर्वी तट पे 5 राज्य हैं।
सॉरी पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं। ये है पश्चिम का तट है और इस पे है 5 राज्य। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल। वहीं पूर्वी तट पे देख लें, ये है कन्याकुमारी और इस कन्याकुमारी को केप कमोरिन भी कहा जाता है। केप कन्याकुमारी को ही केप कमोरिन कहा जाता है, जो केप कमोरिन का हिस्सा यहाँ से इधर की तरफ है पश्चिमी तट है और इधर की तरफ पूर्वी तट में विभाजन करता है, पूर्वी तट में विभाजन करता है। तो स्वाभाविक है कि पूर्वी तट पे कौन कौन से राज्य हैं। पूर्वी तट पे नीचे से हम ऊपर की ओर बढ़ते चलते हैं तो ये देखें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 4 राज्य पूर्वी तट पे हैं और 5 राज्य पश्चिमी तट पे हैं। यानी कि 9 राज्यों की सीमा किससे लगती है? समुद्र से लगती है। और ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी प्री में पूछा जा चुका है, 2 बार यूपी कमीशन में पूछा जा चुका है, पीसीएस के प्री में पूछा जा चुका है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। तो 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। केंद्र शासित प्रदेशों में बातें करें तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र से लगती है? तो ये देखें, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा देखें, ये है आपका अरब सागर और इस अरब सागर में स्थित है जिसे लक्षद्वीप समूह कहा जाता है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर देखें, एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। पांडिचेरी की भी सीमा लगती है और दादर नगर हवेली दमन दीव, इन दोनों को मर्ज करके एक ही स्टेट बना दिया गया तो उसकी भी सीमा लगती है। यानी कि 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो यह वीडियो कैसा लगा, इसे सब्सक्राइब करें, लोगों को सब्सक्राइब कराएं और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8707 83 51 99। थैंक यू, धन्यवाद।